अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारे पास जो कोर्स है वो उसका लेसन नंबर 23 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि ये वाले जो कोर्स है उसकी सारी वीडियोस आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सारे सुन लिए होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली ये जो लेसन नंबर 23 है वो बायलिंगुअलिज्म, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट्स में देखा होगा कि इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ नहीं शेयर की गई। तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँ। जो भी नया वर्ड आपको मिल रहा है आपको उसको पढ़ने से उसका कंसेप्ट पता चल जाए और आप पेपर में आप अपने कंसेप्ट से लिख सकें। अच्छा, तो बायलिंगुअलिज्म सबसे पहले देख लेते हैं। बायलिंगुअलिज्म क्या होता है, फिर कॉर्ड मिक्सिंग क्या होता है और फिर कॉर्ड स्विचिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी गई किसी भी चीज़ की। बायलिंगुअलिज्म होता है जो पर्सन दो लैंग्वेजेस को जानता है। बाय मीन्स टू, तो कोई ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेजेस के बारे में जानता है, उसे बोलनी आती है, उसे उसका ईच एंड एवरीथिंग पता है, तो दैट मीन्स कि वो बायलिंगुअल पर्सन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जो है वो इंग्लिश बोलने आती है और उर्दू बोलने आती है। ठीक है, तो मैं बायलिंगुअल पर्सन हूँ। इसी तरह से जो भी पर्सन है जिसको दो लैंग्वेजेस बोलने आती हैं दैट मीन्स कि वो बायलिंगुअल पर्सन है। ठीक है, अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, जिसको दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने आती हैं। इंग्लिश, पश्तो, स्पेनिश, डच, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने आती हैं उसको हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। अब ये तो शॉर्ट सी चीज़ें थी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। जो मेन बातें होंगी वो भी मैं डिस्कस करूँगी, डोंट वरी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियरली तौर पर समझ में आ जाए। ठीक है, एनीवेज सबसे पहले उन्होंने बोला है कि कोड स्विचिंग क्या है। ठीक है, अब कोड स्विचिंग, कोड को यहाँ से निकाल दो और नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है स्विच करना। ठीक है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ शिफ्ट करना, एक चीज़ की छोड़ कर दूसरी चीज़ को स्विच करना। ठीक है, उसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। अब लैंग्वेज में कोड स्विचिंग क्या है, ये है कि व्हेन अ पर्सन चेंजेस द वे दे स्पीक और राइट डिपेंडिंग ऑन हु दे आर टॉकिंग टू और द सिचुएशन दे आर इन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन जो चेंज कर रहा है अपनी स्पीकिंग को या राइटिंग को डिपेंडिंग ऑन हु दे आर टॉकिंग, कि किससे वो बात कर रहा है या कौन सी सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्पीकिंग चेंज कर रहा है, अपना लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, उसको हम कोड स्विच कहते हैं। एक लैंग्वेज छोड़ के हम दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट कर रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर उस पर्सन के अकॉर्डिंग। मीन्स ये कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिसमें इंग्लिश भी बोलने वाले लोग हैं, जिसमें उर्दू बोलने वाले लोग हैं, जिसमें पंजाबी बोलने वाले लोग हैं। तो आप जो इंग्लिश बोलने वाला पर्सन है आप उसके साथ इंग्लिश में ही बात करोगे। ठीक है, जो उर्दू बोलने वाला बंदा है आप उससे उर्दू में ही बात करोगे। तो दैट मीन्स कि आप अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट कर रहे हो एट दी वन टाइम। ठीक है, एक ही टाइम में रहते हुए आप अपनी लैंग्वेज को पंजाबी में चेंज कर रहे हो, उर्दू में चेंज कर रहे हो, इंग्लिश में चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप अब डिफरेंट लैंग्वेजेस को चेंज करते हो, स्विच करते हो, डायलेक्ट्स को स्विच करते हो और स्पीच स्टाइल्स को भी जो है वो स्विच करते हो या फिर चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से इंग्लिश है तो हम लोग आउटसाइड जो है वो इंग्लिश ही बोलेंगे। ठीक है, और अपने घर हैं तो हम लोग उर्दू ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल इसकी यहाँ पे फिट हो सकती है कि हम बाहर रहते हैं तो हम इंग्लिश बोलते हैं और घर पे रहते हैं तो हम उर्दू बोलते हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो है वो स्विच होती है। या फिर एक और एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि हम जब घर पे रहते हैं तो हम कैजुअली जो है ना वो रिएक्ट करते हैं या अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम ऑफिस में होते हैं, वर्क एरिया में होते हैं, तो हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ये भी एक तरह की जो है ना वो स्विच लैंग्वेज होती है कि कभी हम लोग कैजुअली जो है वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम लोग फॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने एग्जाम्पल के साथ साथ फॉर्मल और कैजुअल एग्जाम्पल भी इसमें फिट कर देनी है ताकि आपका अच्छा सा और क्लियर सा आंसर बन जाए। ठीक है, आगे आप यहाँ पे देख रहे होगे मल्टीलिंगुअलिज्म है, तो मैंने यहाँ पे आपको उसका भी बता दिया। कोड स्विचिंग इज अ वेल रिकग्नाइज्ड फिनोमिना इन द स्पीच ऑफ बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म पीपल। ठीक है, कि कोड स्विचिंग क्या है, वेल रिकग्नाइज्ड फिनोमिना है। ठीक है, कि हम लोग बायलिंगुअल हैं तो दैट मीन्स कि हम कोड स्विचिंग कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को स्विच कर रहे हैं। हम मल्टीलिंगुअल हैं तो अभी हम लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो सीखने वाली आपकी चीज़ क्या है, एक चीज़ आती है यहाँ पे फिनोमिना ऑफ कोड स्विच।
ठीक है। अब फिनोमेना ऑफ कोड स्विचिंग क्या है कि इसमें जो है वो सेवरल फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सेवरल फैक्टर्स देखे जाते हैं कोड स्विचिंग में कि हम किन किन फिनोमेना से होते हुए किन वजूहात की बेस पे, किन रीजंस की बेस पे हम लोग कोड स्विचिंग करते हैं या लैंग्वेज को चेंज करते हैं। सबसे पहली सेटिंग, ठीक है। अगर सेटिंग का क्या मीन्स, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करूँगी, ठीक है, मैं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करूँगी। अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, इंटरेक्शन कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे उर्दू को चूज़ कर सकती हूँ, वहाँ पे मैं अपनी जो घर की लैंग्वेज है, जो मेरी मदर टंग है, मैं उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ का जो है वो सेटिंग में एडजस्ट होता है कि आप सेटिंग के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हो। सेकेंड पे क्या, ऑडियंस। आप जो है वो ऑडियंस में आता है, आप अपने जो है ना वो रीजनल डायलेक्ट की बेस पे अपनी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हो। अपनी होम टाउन के पर्सन से बात कर रहे हो, आप अपनी रीजनल डायलेक्ट को चेंज करोगे उसके लिए, ठीक है। वैसे आपका डायलेक्ट चेंज है जहाँ पे जिस सोसाइटी में आप रहते हो, लेकिन आप जब अपनी होम टाउन में जाते हो तो आप अपनी जो डायलेक्ट है, रीजनल डायलेक्ट, उसको आप चेंज करोगे। थर्ड पे क्या है, टॉपिक। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग, अगर आपका टॉपिक इंग्लिश से रिलेटेड है, आप अपनी लैंग्वेज को उस तरह से रिएक्ट करोगे। अगर आपका टॉपिक जो है वो पंजाबी से रिलेटेड है तो आप पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ करोगे। फोर्थ पे क्या है, आइडेंटिटी। अब इसमें क्या है कि ये लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी को बेसिकली शो कर रही होती है। तो समटाइम्स हम लोग अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए कि हु दे आर या हु आई एम, हम ये शो करने के लिए जो है ना वो आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, स्विच को यूज़ करते हैं, कोड स्विच को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी आइडेंटिटी करवा सकें, ठीक है। उसके बाद इमोशंस एंड एम्फसाइजेस। अब हम इमोशंस, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए जो है वो हम लैंग्वेज को समटाइम्स शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम अगले पर्सन को क्लियरली तौर पे अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। या किसी बात पर एम्फसाइज करने के लिए भी हम लोग कोड स्विचिंग करते हैं, लैंग्वेज को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कोड स्विचिंग की। और फिनोमिना मैंने कुछ सेवरल फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए कोड स्विचिंग से रिलेटेड। अगर आपको लॉन्ग में सवाल आता है या शॉर्ट में सवाल आता है तो आप कोड स्विचिंग की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और फिर जो है ना फैक्टर्स ये जो मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट पे मैंने आपको बताया सेटिंग्स, सेकंड पे मैंने बताया ऑडियंस, थर्ड पे मैंने आपको बताया टॉपिक, फोर्थ पे बताया आइडेंटिटी और फिफ्थ पे मैंने आपको बताया इमोशंस एंड एम्फसाइजेस। तो ये 5 फैक्टर्स आप लोग लिख के और इनके बीच में डिटेल लिख कर अच्छा सा अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। आगे आते हैं फिनोमेना ऑफ कॉर्ड मिक्सिंग। अब यहाँ पे बेसिकली उन्होंने फिनोमेना ऑफ कॉर्ड मिक्सिंग पूछा है, लेकिन मैंने आपको कॉर्ड स्विचिंग का फिनोमेना भी बता दिया है, ठीक है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ें होंगी, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, कोड स्विचिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कोड मिक्सिंग है। कोड मिक्सिंग क्या, कि लैंग्वेज को, एक ही लैंग्वेज को, एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स करना, ठीक है। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कोड मिक्सिंग क्या। अब इसका अगर मैं एक ऑफिशियल से आपको डेफिनेशन शेयर करूं, व्हेन अ पर्सन यूजेस वर्ड्स, फ्रेजेस और एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ऑर्डिनेट विद द सेम सेंटेंस, कि आप एक ही सेंटेंस में डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हो। आप एक सेंटेंस लिख रहे हो या फ्रेज़ लिख रहे हो या एलिमेंट लिख रहे हो, ठीक है। आप उसी सेंटेंस में पंजाबी का वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हो, आप उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हो, आप इंग्लिश में। अगर आपको स्पोकन फॉर्म की बात की जाए तो मैं समटाइम्स आपको समझाने के लिए कोई इंग्लिश वर्ड भी ऐड कर रही होती हूँ, कोई मैं उर्दू वर्ड भी ऐड कर रही होती हूँ। तो क्या कर रही हूँ, मैं कोड मिक्सिंग कर रही हूँ। मैं एक ही लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रही, मैं कभी इंग्लिश को ऐड कर रही हूँ, कभी मैं जो है उर्दू को ऐड करी। इसीलिए इसी तरह से जब हम रिटन जो है वो लिख रहे होते हैं कोई चीज़, तो हम एक सेंटेंस में डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं, पंजाबी को, स्पेनिश को, फ्रेंच। अक्सर आपने जो है वो स्टोरीज़ कोई पढ़ी होंगी या कोई ऐसी आपका अगर इस तरह का हुआ हो कि आपने पढ़ा हो कुछ, तो आपने देखा होगा कि फ़्रेंच वर्ड्स आ रहे होते हैं, स्पेनिश वर्ड आ रहे होते हैं, ठीक है, लैटिन वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। फिर आपको बाकायदा बताया जाता है कि ये कब जो है ना इसको देखा गया है, ये स्पेनिश वर्ड है, उर्दू वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है। तो वही बात कि आप एक सेंटेंस में स्पेनिश वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो ग्रीक वर्ड्स को, तो दैट मीन्स कि आप कोड मिक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, मिक्स कर रहे हो एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज को। आई होप कि ईजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया होगा। अब जो है वो इसकी डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। डेफिनेशन आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसके फिनोमिना के ऊपर। अब उसके बाद दोबारा सुनो जो मैंने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की थी, ठीक है। एक ही लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज को शेयर करना, मिक्स करना, उसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। इट्स लाइक ब्लेंडिंग टू और मोर लैंग्वेज टुगेदर वाइल स्पीकिंग
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप कोड स्विच मिक्सिंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको जो है वो मिल जाएंगी, आप लोगों ने एग्जांपल भी जो है ना वो देख लेनी है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है फिनोमेना ऑफ कॉर्ड मिक्सिंग, जो हमारा टॉपिक था बेसिकली, तो वो मैं आपको बता देती हूँ फिनोमेना ऑफ कॉर्ड मिक्सिंग क्या। जो फिनोमेना ऑफ कॉर्ड स्विचिंग है उसको आपने मिक्स नहीं करना है कॉर्ड मिक्सिंग के साथ। ठीक है, जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों ने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेनी है, जो मैं आपके साथ बोल के आपको कंसेप्ट दे रही हूँ। आप नोट्स देखो, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ कहाँ है, क्या नहीं है। जो नोट्स में लिखा होता है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वर्डिंग में लिखा होता है, आपको समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसीलिए मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एनीवेज, फिनोमेना क्या है? सबसे पहला है बायलिंगुअलिज्म। बायलिंगुअलिज्म क्या है कि इसमें जो है वो मल्टी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इसमें हमारे पास जो है ना वो बोलने के लिए हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट कि इन्वायरमेंट के लिहाज से हम अपनी लैंग्वेज को मिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमें एक लैंग्वेज को बोलनी आती है या हम जो हैं वो 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानते हैं, तो हम तीनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर बना के अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम उसको एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये भी कहा जा सकता है कि पीपल हु आर इन्फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफ्टन मिक्स देम नेचुरली। ठीक है, अगर आपके पास इन्फ्लुएंट हो, आप किसी एक जो है ना मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर आप जो हो अच्छे से बोल सकते हो, तो आप नेचुरली एक से दूसरा वर्ड जो है वो अपनी लैंग्वेज में या सेंटेंस में यूज़ करोगे। उसके बाद आता है कि आप किसी को समझाने के लिए भी मिक्सिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वही बात की इमोशंस और एम्फसाइज़ देने के लिए किसी के ऊपर, ठीक है, तो वो आप इसका पॉइंट रख सकते हो कि किसी को समझाने की बेस पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए या अपने जो है ना एम्फसाइज़ करने के लिए। या अब फिर आता है आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप करते हो। ठीक है, ये भी जो है वो कोड स्विचिंग का ही फैक्टर था। उसके बाद एम्फसाइज़ देने के लिए, उसके बाद आता है बस ये। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो कोड स्विचिंग में भी थे, और आप इसी पॉइंट्स को जो है वो कोड मिक्सिंग में भी कर सकते हो। और दिमाग थोड़ा सा यूज़ कर लेना कि कौन कौन से फैक्टर्स की बेस पे आप लैंग्वेज को मिक्स कर रहे होते हो। ठीक है, उसके आपने जो है ना वो आगे से डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देनी है उनके पॉइंट्स के नेम लिख कर, और आपका अच्छा सा जो है ना वो सवाल प्रिपेयर हो जाएगा। अब आता है कोड मिक्सिंग एंड बोरोइंग। अब कोड मिक्सिंग जब आप कर रहे होते हो एक लैंग्वेज को, दैट मीन्स कि आप बोरो कर रहे हो वर्ड्स। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहे हो तो आप दूसरी लैंग्वेज से अपनी बात समझाने के लिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप वर्ड्स को बोरो कर रहे हो। आप एक सेंटेंस लिख रहे हो और आप उसमें फ्रेंच वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, उसमें लैटिन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप बोरो कर रहे हो वर्ड्स, किसी और लैंग्वेज के वर्ड्स को बोरो कर रहे हो, तो ये हो गया बोरोइंग। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स आप देखो कॉर्ड मिक्सिंग की। मेरे पास टाइम नहीं है, कैन आई हैव सम चटनी प्लीज़। तो चटनी जो है वो उर्दू का वर्ड है, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि मैंने लैंग्वेज में जो है वो यहाँ पे एग्जांपल में किस तरह से कॉर्ड मिक्सिंग की हुई है। तो इस तरह से एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। कोई एक सेंटेंस पकड़ लो, उसमें आप पंजाबी का वर्ड डाल दो, उसमें आप उर्दू का वर्ड डाल दो इंग्लिश सेंटेंस में, तो आपकी कॉर्ड मिक्सिंग की एग्जाम्पल तैयार हो जाएगी। उसके बाद आते हैं मॉर्फीम्स के ऊपर कि मॉर्फीम्स क्या होती हैं। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है पैराग्मेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग। पैराग्मेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग क्या है वो अब देख लो कि क्या किसको कहा जाता है पैराग्मेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग। अब इसमें पैराग्मेटिक्स में फिनोलॉजी ही आएगा। ठीक है, जो मैंने फिनोमिना बताया है आपको कोड स्विचिंग का, कोड मिक्सिंग का, वही पैराग्मेटिक्स में आएगा। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा पैराग्मेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग, तो आपने वही वाले फिनोमिनाज वाले फैक्टर्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं आपने वही लिख देने हैं। ठीक है, अब क्या वो फैक्टर्स थे कि पोलाइटनेस का भी फैक्टर हो सकता है कि आप किसी को पोलाइट वे में जो है ना बताना चाह रहे हो, आप पहले जो है ना अपनी हार्श या फॉर्मल टोन यूज़ कर रहे हो, फिर आप अपनी कोड स्विचिंग करने के लिए या किसी को अच्छे से पोलाइटनेस के साथ रिस्पेक्टेड वे में समझाने के लिए, कोई छोटा बच्चा है अगर आपके सामने, तो आप अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट कर रहे हो। आप अपनी लैंग्वेज को जो है वो अपनी मदर टंग की लैंग्वेज में आ रहे हो ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको अपने सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो बाकी जो सारे जो फैक्टर्स हैं वो सेम ही होंगे, टॉपिक का, आइडेंटिटी का, जो है वो इमोशंस का, एम्फसाइज़ का, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेम ही होंगे पैराग्मेटिक्स ऑफ
कोड स्विचिंग में। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट भी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कंस्ट्रेंट्स ऑन कोड स्विचिंग। कंस्ट्रेंट क्या, कि कौन सी ऐसी जो है ना वो रुकावटें हैं, कौन से ऐसे जो है ना पाबंदियाँ देखी जाती हैं कि हम इसकी वजह से लैंग्वेज को शिफ्ट नहीं कर सकते या फिर स्विच नहीं कर सकते या मिक्स नहीं कर सकते। व्हेन एंड हाउ पीपल स्विच, क्यों लोग और कब लोग जो है ना वो अपनी लैंग्वेज को स्विच करते हैं। तो क्यों करते हैं, सबसे पहला पॉइंट उसमें आप सुन लो, लिंग्विस्टिक प्रोफिशेंसी की वजह से। लिंग्विस्टिक प्रोफिशेंसी क्या, कि एक पर्सन जो है वो एक लैंग्वेज में या दो लैंग्वेजेस में सफिशेंट है, स्मूथली वो विदाउट एनी इंटरप्शन वो लैंग्वेज को बोल सकता है। दैट मीन्स के उसके वो जो है वो एक स्विचिंग कर रहा है, वो इजीली स्विचिंग कर सकता है, लैंग्वेज को मिक्स भी कर सकता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज भी कर सकता है। दूसरे पे है सेटिंग। ठीक है, सेटिंग का जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप अगर जॉब में कर रहे हो तो आप किस तरह से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप किस तरह से जो है ना अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट कर रहे हो। तो बेसिकली ये कंस्ट्रेंट्स में आप लोगों ने वही जो है ना चीज़ें बतानी है जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, कि कब, व्हेन एंड हाउ पीपल स्विच, कि कब लोग और कैसे लोग जो है ना वो अपनी लैंग्वेज को स्विच करते हैं। थर्ड पे सोशल नॉर्म्स आ जाता है कि हम लोग इसकी वजह से सोशली भी अपनी लैंग्वेज को समटाइम्स चेंज करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अगर हम कॉन्फिडेंस हैं, अगर हम जो है ना वो कंफर्ट लेवल पे हैं तो हम लोग बोथ लैंग्वेजेस भी यूज़ कर रहे होते हैं एट अ वन टाइम। फोर्थ पे ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से भी, अगर स्ट्रक्चर चेंज है, ग्रामर चेंज है, तो भी हम लोग जो हैं वो लैंग्वेज को चेंज कर रहे होते हैं, या कंस्ट्रेंट जो है ना जो रुकावटें हैं वो देखी जा सकती हैं। इस सेंस में भी आप इसका जो है वो आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम की आपको डेफिनेशन बताई गई है, तो वो देख लो। फ्री मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम और वर्ड एलिमेंट दैट कैन स्टैंड अलोन, जो स्टैंड अकेला अलोन करता है। ठीक है, जिसके साथ कोई भी प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड नहीं होता, जिसको कोई भी ऐड करके जो है ना वो नया वर्ड बना दिया जाए, उसको हम मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम कहते हैं। कि अगर हम अकेला वर्ड भी वो लिख दें किसी सेंटेंस में तो हम अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन जो बाउंड मॉर्फीम होता है वो कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ वर्ड। हम अपने सेंटेंस में जब बाउंड मॉर्फीम को लिखते हैं तो हम कोई भी वर्ड क्लियरली तौर पर नहीं समझा सकते। ठीक है, हमें उसके साथ जो है वो फ्री मॉर्फीम को ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रीफिक्स और सफिक्स कहलाता है बाउंड मॉर्फीम। यहाँ पे देखो, जैसे फ्री मॉर्फीम की अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, कैट, गर्ल, बॉय, इनके आगे पीछे प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाने से, बाउंड मॉर्फीम लगाने से ये एक नया वर्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं गर्ल को किसी सेंटेंस में लगाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं गर्ल लड़की की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बाउंड मॉर्फीम की बात करूँ तो मैं जो है वो गर्ल के आगे लिश लगा दूँगी, गर्लिश बन जाएगा। तो अगर मैं लिश को सिर्फ सेंटेंस में ऐड करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे गर्ल लगा दूँ और फिर एक प्रॉपर वर्ड बना दूँ गर्लिश, तो आपको समझ में आएगा कि ये बाउंड मॉर्फीम है। तो बाउंड मॉर्फीम जो है वो अकेला स्टैंड नहीं करता, उसको किसी वर्ड की ज़रूरत होती है, वो किसी पर डिपेंडेंट करता है। जिस तरह से एग्जांपल आपको नीचे दिखाई जा रही है कि स्टार्ट है तो आगे जो री है वो बाउंड है और जो स्टार्ट है वो फ्री मॉर्फीम है। तो री को किसी के साथ डिपेंडेंट होने के लिए, किसी के साथ जुड़ने के लिए उसको एक वर्ड की ज़रूरत है। तो री स्टार्ट, जब तक वो एक वर्ड नहीं मिल जाता उसे एक, तो वो अपना जो इमोशंस हैं या अपनी जो बात है वो क्लियरली तौर पे समझा नहीं सकता बाउंड मॉर्फीम। आई होप कि फ्री और बाउंड मॉर्फीम का जो क्लियर था डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोगों के पास कोई भी ऐसी न्यू चीज़ नहीं है जो आप लोग कहो कि नहीं भाई हमें समझ में नहीं आ रही। अगेन वही टॉपिक है पैराग्मेटिक्स ऑफ कोड स्विचिंग। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जी फ्री मॉर्फीम कंस्ट्रेंट जो है, स्विचिंग इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी हैव अ फ्री मॉर्फीम। स्विचिंग तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास जो है ना वो फ्री मॉर्फीम हो। उसके बाद इक्विवेलेंस कंस्ट्रेंट क्या है, इफ़ ग्रामर कोइंसाइड। तो ये चीज़ें जो मेन होंगी वो आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस, कंसेप्ट हर चीज़ का लिखना है, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल से हर चीज़ की आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी। कोड स्विचिंग जो है वो एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी है, तो वो किस तरह से है, कम्युनिकेटिव फंक्शंस आपको बताए जा रहे हैं। वो कौन से फंक्शंस हैं, कोटेशंस।
कोटेशंस में क्या होता है कि आप कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, कि आप किसी का रेफरेंस दे रहे हो। कोटेशन में आप क्या कर रहे हो, अपनी तो बात समझा रहे हो, एक लैंग्वेज को तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप कोटेशन, अगर आप फ्रेंच राइटर की बात कर रहे हो तो आपने फ्रेंच में ही कोटेशन लिखनी है। अगर आप पंजाबी राइटर की बात कर रहे हो तो आप कोटेशन जो है वो पंजाबी में ही लिखोगे। कोटेशन यही होती है ना कि आपने एग्जैक्टली वही वर्डिंग, वही सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है। तो कोटेशन में आप लोग स्विचिंग कर रहे हो एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इंटरजेक्शंस के थ्रू भी आप कम्युनिकेटिव फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हो। इंटरजेक्शन क्या, कि आप लोग जो हो अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हो, जैसे वाओ, ओह, एकदम से जो चीज़ देखकर या कोई चीज़ फील करके आपके अंदर से इमोशन निकले, दैट मीन्स कि ये इंटरजेक्शन है। तो आप अपने इमोशंस को शो कर रहे हो, तो ये भी आपकी कोड स्विचिंग में ही आएगा कि आपकी लैंग्वेज एक दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो रही है या चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो बेसिकली पूछा गया है कि कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी, तो इसमें आप लिखोगे क्लैरिफिकेशन। आप अपनी जब कोड स्विचिंग करते हो, जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हो, तो आप क्लियर करने के लिए एक चीज़ को, क्लैरिफिकेशन देने के लिए नेक्स्ट पर्सन को अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हो। सेकंड पे क्या, आप एम्फसाइज करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। थर्ड पे क्या, इंक्लूजन अकोमोडेशन के लिए आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हो। फोर्थ पे आइडेंटिटी के लिए, अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद टॉपिक है, टॉपिक को चेंज करने के लिए, टॉपिक की शिफ्टिंग के लिए भी आप जो है वो कोड स्विचिंग को यूज़ करते हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो भी आप जो है वो कोड स्विचिंग एज अ कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजी में लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आपके नोट्स में बताया है कोटेशंस और इंटरजेक्शंस का, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ये भी आप इसके जो कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो लेक्चर है बेसिकली मेरा, वो आपको बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई चीज़ मिस हो जाती है, आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करो और दोबारा से जो है ना वो सुनो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक पेंसिल कॉपी रखो अपने पास, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो नोट्स में नहीं लिखे हुए, वो आप अपनी कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने नोट्स पे जो है वो लिखते जाओ, ताकि आप पेपर में जब उसे याद करो तो आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद आते हैं हम लेसन नंबर 24 की तरफ, कलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी। कलोनियल लैंग्वेज, सबसे पहले देखो कि कलोनियल लैंग्वेज होती क्या है। कलोनियल लैंग्वेज कहा जाता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अपनी लैंग्वेज को इम्पोज़ कर दे, अपनी लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज पे कहे कि जी आपने यही वाली लैंग्वेज को यूज़ करना है, तो दैट मीन्स कि आप कलोनियल लिज़म को यूज़ कर रहे हो, आप कलोनियलाइज़ कर रहे हो दूसरों की लैंग्वेज को, ठीक है। यानी कि मार रहे हो अपनी अपनी लैंग्वेज को, और दूसरों की लैंग्वेज जो है ना वो आप पे इम्पोज्ड हो रही है, ठीक है, इम्प्लीमेंट की जा रही है। इसको हम कलोनियल लैंग्वेज कहते हैं। अब कलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी का टॉपिक बनता है, इसमें क्या होता है कि आपको कहा जा रहा है कि लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। अब कलोनियल लैंग्वेज मैंने आपको बताया, इसके लिए आई थिंक कि आपको जो है वो बैकग्राउंड पता होना चाहिए कलोनियलिज़म का। तो कलोनियलिज़म का ये बैकग्राउंड था कि जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक साथ रहते थे, ठीक है, तो आप देखा होगा आपने कि हर चीज़ जो थी वो सेम थी, ठीक है। फिर उनके अंदर जो है वो थर्ड कंट्री की एंट्री होती है, ब्रिटिशर्स आते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि जी आपने जो हम कहेंगे वही लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, ये जैसा कल्चर हम कहेंगे आपने उसी चीज़ को अडॉप्ट करना है। तो इस सब को जो है वो ब्रिटिशर्स ने आकर रूल करना शुरू किया कि जी हम जो कहेंगे वही आपने करना है, अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को दूसरों पे इम्पोज किया, ठीक है, अपने कंट्री को, अपने कल्चर को, हर चीज़ को, बिलीफ सिस्टम को, इवन कि हर लैंग्वेज को, इवन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को दूसरों पे इम्पोज किया, और कहा कि जी आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। हुआ क्या कि जब लोगों ने उसको इम्पोज़ किया, अपनी लैंग्वेज जो है वो उन्होंने छोड़ दी और दूसरों की लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। तो दूसरों की लैंग्वेज क्या थी? ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। तो इंग्लिश तब से हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा वायरल है कि हम लोग इसे इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को ही भूल चुके हैं। जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज है या हमारी उर्दू लैंग्वेज है, हम उसे ही जो है ना वो क्वाइट कर चुके हैं। दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी आपसे पूछी जा रही है कि किस तरह से लैंग्वेज को प्लान किया जाता है। सबसे पहले इम्पोजिशन ऑफ कॉलोनियल लैंग्वेज। इसमें क्या कि अपनी लैंग्वेज को दूसरों की लैंग्वेज पे
कहना कि जी आपने अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आपने हमारी लैंग्वेज यूज़ करनी है। दैट मीन्स कि आप अपनी लैंग्वेज को दूसरों पे इम्पोज कर रहे हो। सेकंड पे क्या कि लैंग्वेज एजुकेशन, इसमें क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम्स पे भी आप लोगों ने ये बोला कि अपनी लैंग्वेज को जो कहा जा रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया, बजाय इसके कि जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उस कंट्री की उसको प्रमोट किया जाए। वो लैंग्वेज ख़त्म करके अपनी लैंग्वेज इम्पोज करती है उनके ऊपर। थर्ड पे क्या है, कल्चरल सप्रेशन। कल्चरल सप्रेशन में क्या कि अपना कल्चर भी सप्रेस कर दिया, अपने कल्चर भी इम्प्लीमेंट कर दिया कि हमारे कल्चर को फॉलो करो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, जो लोकल लैंग्वेज है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको ख़त्म कर दो, ठीक है, उसको फिनिश कर दो अपने अंदर से। उसके बाद फोर्थ पे क्या है, लैंग्वेज एज पावरफुल। लैंग्वेज इतनी पावरफुल हो गई कि हर कोई जो है वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ के दूसरी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको अडॉप्ट करना शुरू हुआ। तो ये सारी जो हैं वो लैंग्वेज की बेसिकली आती हैं पॉलिसीज़ में, कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी में आती है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताने लगी थी लैंग्वेज प्लानिंग का। अब लैंग्वेज प्लानिंग क्या है, ये रेफ़र करती है टू डेलिब्रेट एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस एंड यूज़ डेवलपमेंट एंड स्टेटस। अब इसमें क्या होती है बात कि ये रेफ़र करिए डेलिब्रेटिव को, ठीक है। आपकी जो एफ़र्ट्स हैं एक लैंग्वेज में, आपकी जो यूज़ है एक लैंग्वेज को, किस तरह से आप यूज़ करते हो, किस तरह से डेवलप कर रहे हो लैंग्वेज को, या अब रिसेंटली उसका क्या स्टेटस रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो स्टेटस से रिलेटेड कि आपकी लैंग्वेज विद इन कंट्री और या फिर कम्युनिटी, आपकी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से देखी जाती है। तो ये जो है वो इसकी लैंग्वेज प्लानिंग में आता है कि किस तरह से आप एक लैंग्वेज को किस तरह से प्लान कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली उसमें आपका यूज़ आएगा, उसमें आपकी डेवलपमेंट आएगी, उसमें आपका स्टेटस आएगा विद इन कंट्री और कम्युनिटी। तो इसके भी पॉइंट्स ढूंढ लो। सबसे पहले स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले अपना स्टेटस मेंटेन करेंगे लैंग्वेज की प्लानिंग के लिए, ठीक है। अगर हम प्लान कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को स्टेबल करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, हम सबसे पहले उसका स्टेटस जो है वो अच्छा बनाएंगे। सेकंड पे हम उसकी करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होगा, वोकैबुलरी अच्छी करेंगे, ग्रामर ठीक करेंगे, ऑर्थोग्राफी जो है वो ठीक करेंगे या उसमें चेंजमेंट लाएंगे। थर्ड पे हम क्या करेंगे, एक्विजिशन। एक्विजिशन प्लानिंग में क्या होता है कि हम प्रमोट करते हैं लर्निंग को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी या दूसरी लैंग्वेज जो है उनको हम लोग लर्न करें और उससे एक नई चीज़ सीखने को मिलती है हमें। तो ये एक्विजिशन प्लानिंग में आता है, ठीक है। फोर्थ पे हम क्या करते हैं, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि हम फॉर्मुलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस बना लेते हैं दूसरे पर्सन्स के लिए, ताकि उसको वो फॉलो करें और हम जो है वो इस पॉलिसी के थ्रू एक जो है ना वो अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकें। फिफ्थ पे क्या है कि लैंग्वेज रीफॉर्म। लैंग्वेज प्लानिंग से हमारा जो है ना वो लैंग्वेज रीफॉर्म हो रही होती है, दोबारा से जो है ना वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें चेंजमेंट आ रही होती है, वो रिफॉर्मेशन की तरफ जा रही होती है। तो ये सारी लैंग्वेज प्लानिंग थी जो हम लैंग्वेज में करते हैं अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए हम लैंग्वेज की प्लानिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने आपको लैंग्वेज प्लानिंग की डेफिनेशन बताई है, जो डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की। रेफर्स टू डेलिब्रेट एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस एंड यूज़ डेवलपमेंट एंड स्टेटस, कि लैंग्वेज क्या है विद इन कंट्री और कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट बताया स्टेटस, सेकंड बताया डेवलपमेंट, थर्ड बताया मैंने आपको एक्विजिशन, फोर्थ बताया लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज रिफॉर्म, फिफ्थ पॉइंट। तो हम एक लैंग्वेज की पॉलिसी बना लेते हैं और उसमें हम कहते हैं कि जी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये हमारी पॉलिसी है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है तो करो, हमारे मुल्क में रहना है तो इसी चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट भी उसकी तरफ से जो है ना उसको वेरीफाई करती है और फिर हर पर्सन को जो है वो इजाज़त दी जाती है कि इसको फॉलो करो। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लैंग्वेज प्लानिंग में आती हैं। कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज पॉलिसी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमें नज़र आता है कि जी इंग्लिश जो है वो स्प्रेड हो गई है हर तरफ, जो है वो बहुत तेज़ी से इंग्लिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। जहाँ पे आपको ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश पूछा जाएगा, आपने सारी जो इंग्लिश की हिस्ट्री है कि पास्ट में जो है वो इंग्लिश किस तरह से जो है ना वो प्रमोट होती है और फिर हर जगह स्प्रेड होती है, आपने वो हिस्ट्री लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको एक नाम नज़र आ रहा होगा कि एंटी कलोनियलिज्म।
कॉलोनियलिज्म मैंने आपको बताया कि एक कंट्री आती है आपके पास ब्रिटिशर्स और आप पे जो है ना वो अपनी कंट्री को इम्पोज करने की कोशिश करती है। दैट मीन्स कि वो कॉलोनियलिज्म को यूज़ कर रही है। अच्छा, एक पॉइंट जो था वो मैंने मिस कर दिया, वो था थ्योरीज ऑफ लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म। थ्योरीज ऑफ लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म एक तरह की थ्योरी है जो इंट्रोड्यूस की थी रॉबर्ट क्लिप्सन ने। वो क्या कहते हैं इस थ्योरी से रिलेटेड कि लैंग्वेज की पॉलिसीज़ होती हैं कि किस तरह से हाउ लैंग्वेजेस, कैसे लैंग्वेजेस और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रीइंफोर्स होती हैं पावर डायनामिक के साथ बिटवीन डोमिनेंट एंड सब ऑर्डिनेट लैंग्वेज एंड कल्चर्स। तो ये एक थ्योरी है जो रॉबर्ट फिलिप्सन ने दी थी और वो कहते हैं कि इसमें क्या वो बताते हैं कि पावर डायनामिक्स की किस तरह से वैल्यू है, किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है। एक लैंग्वेज है जो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज को चूज़ करो, हमारी लैंग्वेज को जो है वो इतनी स्ट्रांगली उन्होंने जो है ना वो इम्पोज करने की कोशिश की कि वो क्या शो कर रही है, उनकी पावर शो कर रही है। उसके बाद क्लोनियलिज़म है। क्लोनियलिज़म क्या कि क्लोनियलिज़म की पावर इम्पोज करना, दूसरे पर्सन पर अपनी पावर को इम्पोज करना, उसको हम क्लोनियलिज़म कहेंगे। तो थ्योरी क्या हमें बता रही है, पावर डायनामिक्स का बता रही है, क्लोनियलिज़म का बता रही है, फिर हमें ग्लोबलाइजेशन बता रही है कि किस तरह से इंग्लिश जो है वो स्प्रेड होती है और हमें हर एक छोटी कंट्री, हर एक बड़ी कंट्री में हमें जो है वो इंग्लिश देखने को मिलती है। उसके बाद एजुकेशन के सिस्टम्स में किस तरह से इंग्लिश जो है वो कितनी इम्पोज हो चुकी है, हर कोई जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। लोकल से लेकर स्टैंडर्ड और हर टाइप की जो कंट्री है, अगर अपनी लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज को भूल कर जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे बिलीव करना शुरू हो गए हैं लोग और किस तरह से अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं। तो ये थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म थी। तो बेसिकली आप ये सोच रहे होगे कि इम्पीरियलिज्म होता क्या है। इम्पीरियलिज्म होता है कि व्हेन कंट्री टेक्स कंट्रोल ओवर अदर लैंड और पीपल, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल रखना चाह रही है या फिर लोगों पे कंट्रोल रखना चाह रही है, उसको हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे इस नोट्स में आप देख रहे होगे, एंटी क्लोनियलिज्म। एंटी क्लोनियलिज्म होता है क्लोनियलिज्म का उल्ट, ठीक है, ओपोजिट होता है। एंटी क्लोनियलिज्म होता है कि फ़ाइट करना उन लोगों के साथ जो आपको अपने कल्चर को इम्पोज करने को कह रहे हैं। आप उनके अगेंस्ट रिएक्शन लें, आप उसके अगेंस्ट बोलें कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, उसको हम एंटी क्लोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू चीज़ें थी ना आपके लिए, जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है क्लोनियलिज्म की, बेसिकली कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने आकर अपने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को, अपनी पावर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है एशियंस पे, अफ्रीकन्स पे। किस तरह से वो बोलते थे कि जी वाइट मैन जो थे वो ब्लैक को एक्सप्लॉइट करते थे, उनको स्लेव्स बना कर रखते थे, उनको बहुत बुरी तरह जो है वो ट्रीट करते थे। तो ये सारी जो हिस्ट्री है, आपने जो हर छोटे बच्चे से लेकर पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने रीड किया होगा, वो आपने सारी हिस्ट्री उठा के आपने इन पॉइंट्स में इंग्लिश की फॉर्म में लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा सा आंसर बन जाएगा। एंटी क्लोनियलिज्म भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश एज अ स्प्रेड लैंग्वेज या एंटी क्लोनियल मूवमेंट्स, इसमें क्या है कि किस तरह से इंग्लिश जो है वो इंस्ट्रूमेंट बन गया है लिबरेशन का, कि हर कोई जब इंग्लिश को यूज़ करना शुरू हुआ, उनकी कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू हुआ, उनके तौर तरीके, उनके बिलीफ सिस्टम्स को, किस तरह से आज के टाइम में भी आप देख सकते हो कि उनके जो उस टाइम के बिलीफ सिस्टम्स थे वो अभी भी स्टिल हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनके साथ, पुराने टाइम के साथ रिलेट करके मॉडर्न टाइम को आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है पॉइंट क्लोनियल लैंग्वेज पॉलिसी इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या होता है कि ब्लैक और वाइट का आपने जो डिफरेंस है वो आपने बता देना है कि किस तरह से हिस्ट्री में लोग जो थे वो वाइट मैंस जो थे वो एशियंस को, अफ्रीकन्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे कि जी आपने ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। हम लोग अफ्रीका की बात कर रहे थे। बेसिकली जो वाइट मैन थे वो ब्लैक्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, हर चीज़ में जुल्म करते थे, उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती थी, ठीक है। और वाइट मैन जो थे वो अपने जो वाइट पीपल थे उनको बहुत अच्छी रैंक पे रख लेते थे। लेकिन जो ब्लैक पीपल होता था, चाहे वो टैलेंटेड है, उसके अंदर स्किल्स हैं, वो एजुकेटेड है, फिर भी उसको जो है वो अच्छी जॉब नहीं दी जाती थी। बहुत लंबे अरसे तक उनके पास रोज़गार नहीं होता था, अच्छे पैसे कमाने के लिए पैसे नहीं होते थे। उन्होंने बहुत सफ़र टाइम या डिफ़िकल्ट टाइम जो था वो फ़ेस किया। तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो आपकी क्लोनियल लैंग्वेज पॉलिसी इन अफ्रीका में देखी जाती हैं कि किस तरह से अफ्रीकन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। अफ्रीकन्स जो थे वो बेसिकली ब्लैक थे और वाइट जो थे वो ब्रिटिशर्स थे।
तो ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हर उनकी पॉलिसी को रिजेक्ट करके इवन के अफ्रीकन्स जो लैंग्वेज थी उनकी एजुकेशन सिस्टम्स में उनकी लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपनी लैंग्वेज को उधर इम्पोज किया गया और अपनी लैंग्वेज को जो है वो सुपीरियर कहा गया और उनकी लैंग्वेज को इन्फीरियर कह के उसको रिजेक्ट करके डिलीट फिनिश कहा गया कि उसे फिनिश कर दो। और ये सब चीज़ें उन्होंने कहाँ से पास करवाई? गवर्नमेंट से पास करवा के, एक लीगल नोटिस बनवा के, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ पावर दिखाना शुरू की। ठीक है, तो ये सारी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को मैंने आपको बताई है। उसके बाद अफ्रीका में आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी इन एशिया में पूछा जाएगा, तो इसमें भी आपने थोड़ी बहुत वर्डिंग वगैरह चेंज करके कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था। कोई अगर फॉरेन कंट्री की तरफ मूव करना चाह रहा है, जैसे हम में से कोई अगर इंसान है, एशियन है, तो वो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या फेसेस करनी पड़ती थी। आइडेंटिटी का सबसे पहले जो है उसको फेस करना पड़ता था, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, रेशनिज़म जो है वो उसको फेस करना पड़ता था। लोग जो हैं उसको जो है वो दहशतगर्द समझते थे, एशियंस को, ब्लैक्स को। इस तरह से हर मौके पे, हर सिचुएशन में, एयरपोर्ट से लेकर कंट्री तक, फॉरेन कंट्री में अगर वो गया तो हर जगह जो है वो उसको एक्सप्लॉइट की लाइफ जीनी पड़ती थी और फिर जाके जो है ना उसको कुछ हासिल होता था। तो सेल्फ़ आपकी ख़त्म हो जाती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपकी जो थिंकिंग पावर होती है वो आप ख़त्म हो जाती है जब आप पे किसी चीज़ का जो है वो प्रेशर आ जाता है। जब एक बंदा आपको जो है वो अपनी पावर को शो करना शुरू हो जाए तो आप उसके सामने अपनी पावर को शो नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है लर्निंग ऑफ इंग्लिश एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। अब लर्निंग ऑफ इंग्लिश क्या है कि किस तरह से पॉलिसीज़ बना दी गई, कंपेनियंस बना दिए गए, इंस्टीट्यूट्स बना दिए गए जहाँ पे मतलब बेसिकली इंग्लिश को सिखाया जाता था कि आप इस इंस्टीट्यूट में आओगे तो आपको लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। जिस तरह से आजकल के टाइम में आइट्स का कोर्स करवाया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स का कोर्स करवाया जाता है, तो इसी तरह से इस तरह के जो है ना उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दिए थे जिसकी वजह से आप उस चीज़ को, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो, उसको अडॉप्ट कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल आपकी दिखाई जाती है कि आप फिर जब एक चीज़ को जब आप कर लेते हो इम्प्लीमेंट, तो आपने किस तरह से उसको जो है वो फिनिश करना, कि किस तरह से आप एंटी कॉलोनियलिज़म के अगेंस्ट जाते थे कि जी हम क्यों किसी के कल्चर को अडॉप्ट करें और जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर। हमारा एक कल्चर है, हमारा एक बिलीफ है, हम उसको क्यों ना एक्सेप्ट करें। तो ये सारी जो स्ट्रगल है वो आपकी हिस्ट्री में नज़र आ जाती है और वो आपने उसको रिलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख देना है इसके आंसर में। उसके बाद आते हैं लेसन 25 की तरफ, इंग्लिश इन लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग। इंग्लिश इन लैंग्वेज पॉलिसी डिस्कोर्स, इसमें क्या है कि लैंग्वेज पॉलिसी अगेन, ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी अगेन मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि आपने क्या लिखना है लैंग्वेज पॉलिसी में, पॉलिसीज़ लिखनी है सारी। ठीक है, जो जो आपने पॉलिसीज़ पढ़ी हैं लैंग्वेज की, इस तरह से कॉलोनियल पॉलिसी मैंने आपको बताया, इसी तरह से लैंग्वेज की भी पॉलिसीज़ हैं कि किन किन पॉलिसीज़, किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप एक लैंग्वेज को लर्न करते हो बेसिकली। तो इसमें जो है वो आ जाता है आपके पास लैंग्वेज पॉलिसी का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपके पास, अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आप क्या लिखोगे कि इंग्लिश की डेवलपमेंट लिखोगे। ठीक है, कि किस तरह से लैंग्वेज इंग्लिश जो थी वो किस तरह से डेवलप होती है। आप ओल्ड इंग्लिश का लिख सकते हो, मिडल इंग्लिश का लिख सकते हो, मॉडर्न इंग्लिश का लिख सकते हो। वो सारा टाइम पीरियड किस तरह से जो है ओल्ड में हमें फ्रेंच वर्ड्स नज़र आते थे, लैटिन वर्ड्स हमें नज़र आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हमें टाइम पीरियड नज़र आता है मिडल इंग्लिश का जिसमें हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिल जाती है, हमें यूनिवर्सल डिक्शनरी मिल जाती है जिसमें हमें जो है वो अपने प्रॉपर एक ग्रामर, वोकैबुलरी, एक्सेंट्स, वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं, सेंटेंसेस को किस तरह से यूज़ करना है, हमें सारी प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाती है। और मॉडर्न में हमें मीडिया, टेक्नोलॉजी आकर हमें सारी चीज़ें जो हैं वो चेंजमेंट आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सारी इसकी डेवलपमेंट आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपके पास पॉइंट, वो आता है कि किस तरह से इफ़ेक्ट्स ऑफ हेजमनी ऑफ इंग्लिश, कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, वो क्या हैं, बेनिफिशियल हैं। ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश को सीखते हो तो वो बेनिफिशियल है आपके लिए। किस तरह से कम्युनिकेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंट फंक्शन के लिए, ठीक है, ग्लोबल रीच के लिए जो है वो आपकी इंग्लिश जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है। जैसे आप हर किसी को पता होगा कि आज के टाइम में इंग्लिश की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी उठा के आपने जो है वो यहाँ पे लिख देनी है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म के, कि किस तरह से लैंग्वेज पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, हाउ लैंग्वेजेस एंड प्रैक्टिसेस रिफ्लेक्ट। तो वो पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, पावर डायनेमिक का, कलोनियलिज्म का, ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का, एजुकेशन का, ये सारे पॉइंट्स जो 4 से 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो आप इसमें जो है वो लिख सकते हो लैंग्वेज पॉलिसी में एंड प्लानिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान का नाम आएगा आपने उसको रिलेट करना है उस पाकिस्तान के साथ, और फिर उसका आंसर एक जो है ना वो तैयार करना है। जिस सवाल का जो पूछा जाएगा आपने उसी तरह से जो है वो उसका आंसर भी करना है। ठीक है, परेशान नहीं होना, बहुत ईजी सी चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, वही बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया लैंग्वेज पॉलिसीज़ में क्या होता है कि पावर आपको डायनामिक दिखाया जाता है कि जी हम पावरफुल हैं, आप इतने सुपीरियर नहीं हो, हम ज़्यादा सुपीरियर हैं। उसके बाद कलोनलाइज्म को यूज़ किया जाता है, हर चीज़ को इम्पोज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरा मिल्क। उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, एजुकेशन सिस्टम्स में किस तरह से लैंग्वेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 26 की तरफ, न्यू इंग्लिशेस। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है अमेरिकन इंग्लिश का। अब जिस तरह से एक नॉर्मल इंग्लिश है, इसी तरह से आपको वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश भी मिल जाती हैं। वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश की यहाँ पे बात की जा रही है कि अमेरिकन इंग्लिश एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। ठीक है, कि एक वैरायटी ऑफ इंग्लिश, एक पॉइंट को, एक एक्सपेक्ट को जो है वो निकाल लिया गया है, उसको अमेरिकन इंग्लिश कहा गया है। अब अमेरिकन इंग्लिश क्या है कि किस तरह से जो है ना वो हमें अमेरिकन्स की लैंग्वेज को दिखाया जाता है, लैंग्वेज को किस तरह से जो है ना वो यूज़ किया जा रहा है बेसिकली। जैसे अमेरिकन्स जो हैं वो कलर में यू को यूज़ नहीं करते। कलर के स्पेलिंग होते हैं ना COLOUR, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें जो है वो कलर में यू नहीं आता है, उसको हम लोग यू नहीं लिखते हैं उसमें। तो ये सारी जो चेंजमेंट्स हैं वो हमें अमेरिकन इंग्लिश में मिल जाती हैं। आप लोगों ने जो अमेरिकन इंग्लिश का टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपने जो है वो इसकी हिस्ट्री लिखनी है कि किस तरह से इसकी हिस्ट्री है और इसकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है और किस तरह से अब मॉडर्न टाइम में अमेरिकन इंग्लिश हमें देखने को मिलती है। अब देखो नेक्स्ट ही टॉपिक आप देखोगे कि तो आपको नज़र आएगा कि सेटलमेंट हिस्ट्री। तो आपसे हिस्ट्री का ही पूछा जा रहा है अमेरिकन इंग्लिश की, कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो आपको पैदा होती हुई दिखाई देती है और फिर किस तरह से डेवलप होती है बेसिकली। तो डेवलपमेंट होती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होती हैं, उसकी जो इंटरेक्शन है विद नेटिव अमेरिकन स्पीकर्स, नेटिव जो बोलने वाले हैं लैंग्वेज उसके साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि interaction with native American language with the other यूरोपियन। ठीक है, उसके बाद सच एज डच है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो इन सारों की जब हम डच को, फ्रेंच को, स्पेनिश, इन वर्ड्स को जब अपने अमेरिकन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को, कुछ वर्ड्स को हम लेके जो अपनी लैंग्वेज में यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी डेवलपमेंट में ही आता है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइम पीरियड, जब जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, हमें मीडिया दिखाया जाता है, हमें ग्लोबल इंटरेक्शन दिखाई जाती है, सारी जो इंटरनेट का दौर आता है और हमें जो है वो लैंग्वेज, हम उस इंटरनेट के दौर से एक लैंग्वेज को डेवलप कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी हिस्ट्री में ही आती हैं, इसकी सेटलमेंट हिस्ट्री में आती हैं अमेरिकन इंग्लिश की। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, आपने सारा जो है वो इसकी सेटलमेंट हिस्ट्री लिखनी है। उसके बाद टॉपिक आपके पास आता है वेराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। जो मैं आपसे बात कर रही थी कि ये इंग्लिश की एक वैरायटी है अमेरिकन इंग्लिश, तो इसकी भी फर्दर जो है वो वैराइटीज़ देखी जाती हैं। तो क्या वैराइटीज़ देखी जाती हैं कि जनरल अमेरिकन इंग्लिश आता है, उसमें एक्सेंट जो है वो चेंज होता है। साउदर्न अमेरिकन को एक्सेंट होगा, वोकैबुलरी होगी, ग्रामर होगी, वो चेंज होगी। उसके बाद न्यूयॉर्क का जो न्यूयॉर्क सिटी की जो इंग्लिश होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, उसमें जो आर साउंड है वो ड्रॉप किया जाता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो उसके यूनिक वाउल साउंड्स होते हैं, वेस्टर्न है, मिड वेस्टर्न है, इन सब चीज़ों की जो इंग्लिश है वो टोटली डिफरेंट है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उसका एक्सेंट जैसे होता है, एक वर्ड को जिस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा होता है, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की इंग्लिश नहीं बोली जा रही होती। तो क्या है कि हर कंट्री का अपना एक वैरायटी ऑफ इंग्लिश है, कि हर कंट्री अपने तरीके से, अपने एक्सेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी ग्रामर, अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग जो है ना वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। चाहे वो लैंग्वेज इंग्लिश ही यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी वोकैबुलरी, अपना एक्सेंट है। तो ये वैराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश में आ जाता है, जिसमें डिफरेंट वैराइटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसमें अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ
जर्नल अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट आ जाता है, साउदर्न अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट आ जाता है, न्यूयॉर्क सिटी आ जाती है, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर आ जाता है, मिड वेस्टर्न आ जाता है इंग्लिश, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसमें आपका रीजनल डायलेक्ट आ जाते हैं, जो यहाँ पे भी आपको शो हो रहे होंगे कि किस तरह से रीजनल डायलेक्ट के थ्रू आपकी वैरायटी, आपकी जो इंग्लिश है वो आप थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हुए वन थोड़े से अगली सिटी में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट डायलेक्ट या एक्सेंट्स डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान की अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ तो क्या होता है कि हम अगर लाहौर से शिफ्ट करते हैं थोड़े से आगे सियालकोट या फैसलाबाद वाली साइड पे, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि हर कोई जो है वो डिफरेंट एक्सेंट्स के साथ, डिफरेंट डायलेक्ट के साथ, लैंग्वेज वही होती है उर्दू या पंजाबी, लेकिन उनके डायलेक्ट, उनके एक्सेंट जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से जब इंग्लिश में हम अमेरिकन में जाते हैं तो हमारे अगली सिटी में भी हम लोग शिफ्ट कर जाएं तो वहाँ के एक्सेंट और डायलेक्ट जो हैं वो डिफरेंट ही होंगे। अब वैराइटीज़ ऑफ अमेरिकन इंग्लिश 2 में आपका टॉपिक आता है, उसमें हमें सोशल डायलेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, इवन कि आपका लोकेशन, आपकी सोशल स्टेटस, ये सारी वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में ही आते हैं कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो और अगर आप दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट करते हो तो भी आपका जो एक्सेंट है, जो आपकी लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर आप किसी लोकेशन में डिफरेंट में जो है वो जा रहे हो तो भी आपकी जो है ना वो एक्सेंट डिफरेंट होगा। सेकंड पे आता है एथनिक वैराइटीज़। इसमें क्या होता है कि आपकी एथनिसिटी जो होती है, आपकी जो नस्ल होती है वो बेसिकली डिफ़ाइन करती है आपकी लैंग्वेज को, आपकी आप कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एथनिसिटी वैराइटीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। आप किसी मुल्क में ट्रैवल करते हो और आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी अपनी एथनिसिटी के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपनी आइडेंटिटी को। तो ये सारी चीज़ें आई होप के साथ साथ आप नाम से ही आपको सारी चीज़ें बहुत सी क्लियर हो रही होंगी, और जब आप नोट्स पढ़ोगे वो क्लियर होंगी, जब आप मेरे कॉन्सेप्ट से वीडियो सुनोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब टॉपिक आता है आपके पास कैनेडियन इंग्लिश। तो जिस तरह से अमेरिकन इंग्लिश था इस तरह से कैनेडियन इंग्लिश है कि किस तरह से कलोनियलिज्म इफेक्ट दिखाया जा रहा है, इमिग्रेशन, लोग जो हैं अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो सारा टाइम पीरियड उठा के सारा आपने जो है ना वो बात एक ही है, ठीक है, कुछ नया याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बात वही करनी है, लेकिन टॉपिक जिस तरह से उनका नाम चेंज हो रहा है आपने उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपसे अमेरिका का पूछा जा रहा है आपने अमेरिकन का वर्ड वहाँ पे यूज़ करते जाना है। अगर आपसे कनाडा का पूछा जा रहा है आपने बात वही करनी है, लेकिन आपने कनाडा के कंट्री को जो है वो हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। बात वही आपने करनी है बेसिकली। किस तरह से कैनेडन जो इंग्लिश है वो डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश देखी जाती हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना कनाडा की इंग्लिश जो है वो आपको देखने को मिलती है, डिफरेंट है। आप यहाँ से उठ के अगर कनाडा में चले जाओ तो आपकी और कनाडा की इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उसकी वोकैबुलरी, उसके वाउल साउंड, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़, ग्रामर, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो कैनेडियन की डिफरेंट होगी। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 27, वो हमारे पास आता है इंग्लिश इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। पहले हमें अमेरिकन इंग्लिश का बताया गया, फिर हमें कैनेडियन इंग्लिश का बताया गया, फिर हमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश का बताया जा रहा है, और फिर न्यूजीलैंड में जो इंग्लिश बोली जाती है वो हमें बताया जा रहा है। अब इसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ बताई जा रही हैं, इसका ओरिजिन कब होता है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, और इसकी किस तरह से साइड बाय साइड डेवलपमेंट होती है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में बताया जा रहा है कि कॉलोनियल वैराइटीज़ नज़र आती हैं रिलेटेड टू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश यूज्ड बाय सेटलर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंग्लैंड, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ऑन न्यूजीलैंड इंग्लिश, ठीक है। पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं जी, कॉलोनियल एज अ पैनल कॉलोनी इन 1788, तो 1788 से 1820 का जो पीरियड है वो डेवलपमेंट का पीरियड माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट का पीरियड है 1788 से 1820। तो इसमें क्या होता है कि हर वैरायटी, हर डेवलपमेंट हो रही होती है हर लैंग्वेज की, ठीक है, हर लैंग्वेज की वोकैबुलरी। अब लैंग्वेज की डेवलपमेंट में क्या आता है, वोकैबुलरी आती है, ग्रामर आती है, वाउल साउंड्स आते हैं, जो भी रिलेटेड है लैंग्वेज से वो सारी चीज़ें आती हैं इसकी डेवलपमेंट में। अब लैंग्वेज इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये दोबारा से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, आपको डिटेल में जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। 1820 में क्या हो रहा है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ सिडनी कॉलोनी, 1831 में क्या हो रहा है, फाउंडिंग ऑफ पोर्ट फिलिप कॉलोनी, ठीक है, 1840 में क्या हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूजीलैंड कॉलोनी। तो साइड बाय साइड आपको जो है वो पीरियड का बताया जा रहा है, और फिर इस पीरियड में क्या हुआ था वो आपको डिटेल में बताया जा रहा है।
अब यहाँ पे देखो कि क्या है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वाउल्स आपके टोटली डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में वाउल साउंड्स, जहाँ पे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 5 वाउल साउंड्स हैं, ए ई आई ओ यू। इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हैं उनके अपने वाउल साउंड्स हैं, उनकी अपनी प्रोनाउंसिएशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। आई होप कि सारा जो 23 से 27 तक लेक्चर्स हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन कंसेप्ट्स थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ आता नहीं है या कुछ मिस कर दिया है मैंने, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो किस तरह से लगी है, या अगर आपको नहीं पसंद आई, नहीं समझ आई, तो भी आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हर चीज़ को जब आप डीपली पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस ही करोगे। ठीक है, वो पॉइंट्स निकालो जो मेन हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो समझने वाले हैं। ठीक है, वही चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की हैं। मेरी वीडियो को सुनोगे, मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनीवेज़, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।